व्यूज़ अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आपको मैं 3 दिन पहले छोड़ के गया था तो डॉलर 150 से नीचे था, लेकिन 3 दिन बाद आए हैं तो 150 151 ये पोजीशन चल रही डॉलर की। IMF का ये ऑलमोस्ट 22वां बेल आउट प्रोग्राम है। हमने देखा कि हालात व वाक़यात के तनाजुर में कि IMF ने कंट्रीज़ को बेल आउट तो नहीं किया बल्कि और जकड़ा है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी इस वक्त है, इमरान साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये उनके हालात पैदा करदा नहीं है, लेकिन आवाम को जो बुरी खबर सुनाने लगा हूँ वो ये है कि ये 39 जो है महीनों का प्रोग्राम जो है, इसके अंदर PTI की ऑलमोस्ट पूरी गवर्नमेंट जो है वो आ जाएगी। यानी PTI अपनी पूरी गवर्नमेंट की टेन्योर ये चलेगा ऑलमोस्ट 2022 तक, और PTI की गवर्नमेंट ख़त्म होनी है कोई अराउंड अगस्त 2023 में। तो PTI की पूरी जो गवर्नमेंट का टेन्योर है ऑलमोस्ट, उसके अंदर IMF का ये प्रोग्राम फ्लरिश करेगा। आवाम तो फ्लरिश करे ना करे, IMF का प्लान और उसका लोन पैकेज फ्लरिश करेगा। और उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब जो प्रॉब्लम्स इस पैकेज के साथ आएंगी, वो सारी की सारी इन 39 मंथ्स में आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और प्रॉब्लम्स मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि 3 क्वार्टर सिर्फ उनके रह जाएंगे, उनकी हुकूमत के, जब उन्होंने इन प्रॉब्लम्स के अंदर से IMF का जो शिकंजा है उसमें जितने उसके असरात होंगे अगले 3 साल के, उससे निकलना है। और ये बहुत कम टाइम है किसी भी दुनिया की गवर्नमेंट के लिए, इसमें से इतने कम टाइम में निकलना। तो PTI की गवर्नमेंट जब गैस के नर्ख बढ़ाएगी, बिजली के नर्ख मज़ीद बढ़ाएगी, गैस के मज़ीद बढ़ाएगी, डॉलर मज़ीद ऊपर जाएगा, जब ये सब कुछ होगा तो ऑब्वियसली ये 3 साल तो पैथेटिक गुजरेंगे अवाम के। जो इंडिपेंडेंट इकनॉमिक रिसर्चेज आई हैं उसके हिसाब से इमरान खान साहब का ये दावा कि 10 मिलियन मुलाजमतें मिलेंगी, ये तो बड़ी दूर की बात है। IMF ने जो कंडीशंस लगाई हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गवर्नमेंट ने जो कबूल की हैं, उसके हिसाब से इन 3 सालों में आगे कम से कम 1 मिलियन लोग जो हैं वो अपनी जॉब से डिप्राइव हो जाएंगे। 1 मिलियन से भी ऊपर लोग जो हैं वो पॉवर्टी की लाइन से भी नीचे चले जाएंगे। तो ये तो पोजीशन है IMF की, और ये रहेगा पूरे 3 साल के टेन्योर में। और जब वो IMF का ये कर्ब, ये अजाब ख़त्म होगा तो PTI के पास सिर्फ 3 क्वार्टर गवर्नमेंट रह जाएगी इसमें से आवाम को निकालने के लिए, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क है। हमने ताजर बरादरी से जानने की कोशिश की कि डॉलर अकाउंट पे क्या असरात हुए। हम आपको ताजरों की पहले राय सुनवाते हैं। नालायक तरीन गवर्नमेंट हम पे मसल्लत होके हमारी ज़िंदगियों को अज़ाब बना रही है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और हमें दिक्कत इस हिसाब से पेश आ रही है कि जहाँ एक चीज़ हमें फ़र्ज़ करें 5 या 6 लाख में मिलती थी, एक पेपर का 10 टन की गाड़ी जो हमें पेपर हम कंज्यूम करते हैं अपनी चीज़ों में, वो अब बढ़ के तकरीबन ऑलमोस्ट डबल पे चली गई है। इमरान खान साहब ने ये कहा जी डॉलर जब 1 रुपया बढ़ता है तो आप पे कितना कर्जा आ जाता है। इनके पिछले दौर में जो पिछली गवर्नमेंट थी नून लीग की थी, उसमें भी गया था 120, मगर वो फिर किसी हद से वापस आ गया। उनके पास वो कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग था कि उस डॉलर को वो वापस ले आए? आप क्यों नहीं ला सक रहे? जो करतूत पे पिछली गवर्नमेंट ने घोले थे, उसका ये शाखसाना है जो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। कौम को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम अपने पल्ले से खा रहे हैं, कारोबार बिल्कुल डेड फ्लॉप हुआ है। महंगाई की वजह से कारोबार बहुत डाउन हो गए हैं। हम तो खुद इमरान खान के सपोर्टर थे, अब परेशान है। 2 वक्त की रोटी कमानी भी मुश्किल होती जा रही है। तेल निकालने समंदर से निकाले, आवाम से क्यों निकालता भाई? रेट ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, सारे परेशान हैं। डॉलर आपका ऊपर जा रहा है तो महंगाई तो है। इनका प्रोग्राम वो गरीब मुकाऊ का है कि गरीब को ख़त्म कर दें किसी तरीके से। खुदा का नाम है, कारोबार हर चीज़ तबाह कर दी है इन्होंने। हम तो इमरान खान को इसके लिए वोट दिया था कि यानी तब्दीली आएगी, चीज़ें सस्ती होगी, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा लगता है अब तो ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। 500-600 रुपया दिहाड़ी बनती है, आगे 1000 रुपया 1200 रुपया खर्चा। हम सर बहुत औखे गुजारा कर रहे हैं। साहब बहुत महंगाई हो रही है, गरीब का कुछ सोचो। हर बंदा जलील हो रहा है, लेकिन इन्होंने कोई फिक्र नहीं जी। ना कुछ खा सकते ना पी सकते, देख सकते हैं, खरीदने की अहमियत नहीं है। ले जी, ये तो पोजीशन है अभी IMF का बेल आउट पैकेज जो है इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उससे पहले की ये पोजीशन है कि आवाम मर रही है। जरताज गुल साहिबा, मैं आपसे वो सवाल नहीं पूछूंगा जो सारे लोग पूछते हैं और आप उसका रवायती जवाब देती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और आपका जवाब ये होता है कि जनाब हमने कुछ नहीं किया। मैं मान लिया मैंने, आपने कुछ नहीं किया, आपने करप्शन नहीं किया, आपने गलत कर्जे नहीं लिया, आपने इस मुल्क को सूद में नहीं डाला। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मेरा सवाल है ज़रा मुख्तलिफ है कि इन 9 महीनों में आप लोगों के मुतालिक ये राय है कि आप एक इनकम्पिटेंट टीम हैं, और क्योंकि आप एक इनकम्पिटेंट टीम है इसलिए आपने जो सिवियर हालात जिसमें नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने आपको छोड़ा, आप उसको मज़ीद ख़राब करने पे तुले में, और मज़ीद ख़राब करेंगे और मज़ीद ख़राब करेंगे क्योंकि आप एक इनकम्पिटेंट टीम है।
आई वॉन्ट यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन ओनली, ना कि आप जाएं कि नवाज शरीफ ने तबाही फेर दी और करप्शन के बाजार लगा दी, और इस सवाल का जवाब दे दें सिर्फ प्लीज़। थैंक यू कामरान शाहिद साहब, ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि महंगाई, जो आपने अभी इंट्रो आपने सुनाया है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और आप ये भी ठीक कह रहे हैं कि आप मुझसे ये सवाल नहीं करेंगे टिपिकल कि जी क्यों ये तो पिछली हुकूमतों का किया धरा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि ज़ाहिर बात है मैं तो उस बेस के बगैर तो बात नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ जवाब ये देना चाहती हूँ कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि हमें, और ये आप भी इस बात को एक्नॉलेज करें कि हमें कर्ज़ों में डूबा हुआ मुल्क मिला, हमें दिवालिया मुल्क मिला, हमें 31 खरब का, जिसको 31 ट्रिलियन कहते हैं, हमें उसका कर्जा जो है हमें मिला, और हम उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आवाम का तो कोई कसूर नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको एक घर चलाने को दे दिया जाता है और इसमें अब आप ये कहें कि जी फलाना ना लाए के फलाना ना लाए के, लेकिन मैं सिर्फ 9 महीने के अंदर सिर्फ आपसे और मीडिया से और लोगों से ये सवाल करती हूँ कि 9 महीने के अंदर क्या जी कंप्लीट कर कि हमने हर वो हाथ पैर मारे हैं, हमने बेहतरी की कोशिश की, हम अपने दोस्त ममालिक के पास गए, हमने उनसे ऐसी मार्केट ली है कि जिसके अंदर अब जिस मुल्क की एक्सपोर्ट ही जीरो हो। मेरा सवाल आपसे ये है जरताज साहिबा, मेरा आपसे सवाल ये है कि लोगों से जो हुकूमतों से आपने पैसे मांगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट ने पैसे मांगे हैं, उसको हमने कशकोल भी कहा, भीख भी कहा, कंडेम भी किया, वो बात ही नहीं। मेरा सवाल ये था कि 9 महीने आपने वजारत ख़जाना सबसे अहम मिनिस्ट्री होती है, वज़ीर ख़जाना प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट तरीन वज़ीर होता है, और इस मुल्क का जिसकी इकॉनमी तबाह हाल आपको मिली उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंस इख्तियार कर ली थी। तो वज़ीर ख़जाना की तैयारी तो हम असद उमर साहब के स्टैचर का आदमी, वो ऑब्वियसली तैयारी करके आए थे। 9 महीने तक उन्होंने क्या किया, आपकी वजारत ने क्या किया? अगर वो इतने ही फारिग वज़ीर थे तो आपने उनको क्यों लगाया? तो प्राइम मिनिस्टर को ये भी नहीं पता था कि असद उमर साहब इस काबिल ही नहीं है कि इस इकॉनमी को संभाल सके। और सोने में सुहागा, आपने बाहर से बंदा जो लेके आए वो पीपल्स पार्टी का बंदा है, जिसने पीपल्स पार्टी के दौर में अनप्रेसिडेंटेड डेट्स लिए में लोन लिया हुआ है, इन्फ्लेशन को हाईएस्ट मुकाम तक पहुंचाया हुआ है, वो आपके ज़हन में किस तरह आई? तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि आपकी नाअहल टीम है, नो प्लानिंग, इल प्लानिंग, दैट्स व्हाई पीपल आर सफरिंग मोर, एक्सपेक्टिंग सफरिंग मोर अंडर योर गवर्नमेंट। सबसे पहली बात है कि कामरान साहब के जो हमारे लिए ये जो नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी जो हमारे लिए खाते छोड़ के गई है, अफसोस की बात यह है कि देखिए अवाम की बात नहीं है, अवाम तो अपनी पहले भी बर्दाश्त करी थी, अभी भी बर्दाश्त करी है, बड़ी बहादुर कौम है, ये झेल लेती है अगर लीडर क्रेडिबल हो, अगर लीडर अपनी शाह खर्चियाँ कम कर दें। लीडर प्राइम मिनिस्टर समेत, उसकी पूरी काबीना समेत, चीफ मिनिस्टर समेत, हमने सब ने अपनी शाह खर्चियाँ, हमारी तो है ही नहीं, एक एक गाड़ी के ऊपर फिरते हैं हम लोग, तो ऑस्टेरिटी ड्राइव पे हैं, हमने तो ऐसा नहीं किया। सवाल ये बनता है कि जब आप 31 खरब का आप लोगों ने जब कर्जे लिए पिछले हुकूमतों, तो उस 31 खरब का क्या दिया? आपसे बहुत सारे लोग सवाल करते होंगे, कामरान शाहिद साहब मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या आप वाकई बता सकते हैं कि 31 खरब अगर इस मुल्क के ऊपर, इस गरीब आवाम के ऊपर लगे? मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ, आप ठीक कह रही हैं जरताज साहिबा, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, तो आप मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। इनको आपको जो वोट पड़ा है इनके 31 खरब की वजह से पड़ा होगा ना, इन्होंने अवाम का हाल, चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, बदहाल किया। मैं तो आपसे ये कह नहीं रहा कि आपने अवाम को इस हालत में पहुंचाया, मेरा सवाल ही मुख्तलिफ है, आपकी फाइनेंस की टीम तैयार क्यों नहीं थी? असद उमर पे अगर आपने ट्रस्ट किया तो क्यों किया? आपको पता नहीं था उनकी कैपेबिलिटी का? और अगर आपने को गलत निकाला, किसके कहने पे निकाला? और हफीज शेख को लाने का क्या ताल्लुक था? आपके पास और कोई बंदा नहीं था, तो आपने इस तरह चलाना इस मुल्क की इकॉनमी को? सबसे पहले बात तो ये कि मैं आपसे फिर वही बात कर रही हूँ कि 31 खरब अगर इस मुल्क के ऊपर लगा होता तो आज ये हालत ना होती। आप जब कर्जा लेते हैं तो आप लगाते किस चीज़ के ऊपर है? क्या आप इसलिए इतना बड़ा कर्जा लेते, कशकोल जाके फैलाते हैं कि आपने जाके उससे जो है अपने मेफेयर के फ्लैट बनाने हैं, या आपने अपने दुबई के टावर? तो आप ये कह रही हैं कि आपके पास कोई लोकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से वजीर खजाना के लायक बंदा ही नहीं था, जो था उसको आपने फारिग करके नालायक साबित कर दिया, और अब आपको बाहर से पीपल्स पार्टी का एक्स मिनिस्टर मंगवाना पड़ा। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि आपकी टीम कंपिटेंट नहीं है। दैट्स वाज माय क्वेश्चन, उसको आप एड्रेस ही नहीं कर रही उस सवाल को। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं इसका भी जवाब देती हूँ, मैं सिर्फ एक जवाब ये दे रही हूँ कि हम जो कर्जा लेकर आ रहे हैं, हम इनके कर्जों का सूद उतारने के लिए आवाम को सही चीज़ों के ऊपर सब्सिडी देंगे, और हम अपने महल नहीं बनाएंगे, हम अपने सिरे महल नहीं बनाएंगे, हम अपने मेफेयर के फ्लैट नहीं बनाएंगे, हम जो कर्जा लेकर आएंगे सूद उतारने के लिए और इस मुल्क के आवाम के ऊपर लगाएंगे। जहाँ तक असद उमर साहब की बात है या हफीज शेख साहब की बात है, ना असद उमर साहब की क्रेडिबिलिटी में कोई क्वेश्चन है, ना हफीज शेख साहब की है। दोनों कोशिश करें, इकोनॉमिक टीम्स हैं जो हमें कर्जों के अंदर डूबा हुआ एक मुल्क
मिला, 31 खरब का हमें एक कर्जा मिला है, 7 अरब का रोजाना हम इस मुल्क का एक गरीब आवाम जो है वो सूद दे रहे हैं, हम उसको उतारने की कोशिश करें, चाहे वो ठीक है जी। मैं आपको आवाम को भी एक बात बता दूं, आपका ये बिल्कुल पॉइंट आ गया, कोई नहीं होता, राइट, आपका ये पॉइंट आ गया नालायक, लेकिन आपने अपनी पार्टी में से नालायक कोई नहीं होता जी। मैं तो ये कह नहीं रहा नालायक आप हैं, मैं तो कह रहा हूँ ऑपोजिशन ये कह रही है इनकम्पिटेंट हैं आप, ठीक है ना। तो आपके पास वजीर खजाना अपना नहीं, लेकिन मैं उससे आगे जाऊंगा। आप कह रही हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन जरताज साहिबा हकायक चीख के कह रहे हैं कि हकायक अवाम के हालात बहुत सख्त होंगे जब आप 700 अरब से 1000 अरब अवाम से बिजली की गैस की मद में दूसरी मदों में बढ़ाएंगे, उनसे लेंगे तो अवाम के हालात ख़राब होंगे। जब आप नई स्कीम लेके आ रहे हैं जिसमें पिछली गवर्नमेंट ने लो सैलरी वालों को इनकम टैक्स से तशरा दिया था, आप वो विड्रॉ कर रहे हैं तो अवाम के हालात ख़राब होंगे। जो आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ जो है इस वक्त 0.85% है, जबकि आपका टारगेट था 3.8% का, जो पूरा होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, तो अवाम के हालात, इंडस्ट्री के हालात ख़राब होंगे। आपके ये 3 साल अवाम के लिए बदहाल गुजरेंगे, और जब आपके पास गवर्नमेंट आएगी IMF के बाद, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा अवाम को ठीक करने का। मैं ये कह रहा था, और अवाम को मैं ये कहना चाह रहा था कि जनाब अब आप ऐसा करें, हुकूमत से तो एक्सपेक्ट ना करें, आप ये करें कि अगर आपने इस मुल्क की इकॉनमी को ऊपर लेके जाना है, तो मैं आपको एक मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ कि डॉलर को अगर नीचे लेके आना है, तो जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए के डॉलर्स हैं, जनाब उन डॉलर्स को आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करना शुरू कर दे। है तो बड़ी कड़वी सी बात, मुझे हो सकता है आप दिल में गालियां भी दे रहे हो, बल्कि मुंह पे दे रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ इतनी अनसर्टन माहौल में, लेकिन नेशनलिज्म का तकाजा ये है। टर्की के अंदर तैयब अर्दगान ने जब अपील की थी, तो लोगों ने अपनी इकॉनमी का सहारा देने के लिए यही किया था कि डॉलर्स को जो है वो तर्क कर दिया था और अपने टर्की पैसों के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। इससे पहले जो गांधी जी ने मूवमेंट चलाई इंडिया के अंदर, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को इकोनॉमिकली डैमेज करने के लिए स्वदेश मूवमेंट थी, स्वदेशी मूवमेंट्स के दौरान टोटल फॉरेन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया था। इसी तरह आप भी डॉलर का बाइकआउट कर दें, दैट इज प्रोबेबली विल मैनेज इकॉनमी टू सम लेवल। तो ये पाकिस्तान की आवाम से, एंड आज भी पाकिस्तान की आवाम से ही जो है ना वो सेक्रीफाइस मांगा जा रहा है। लेकिन इतनी अनसर्टेनिटी में मुझे नहीं पता कितने लोग इस अपील को सुनेंगे, लेकिन अगर मुल्की मफाद को देखा जाए, दिस इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। मियां जावेद लतीफ़ साहब, मैं अब आपसे वही रवायती सवाल तो नहीं करूंगा कि जी एक पॉइंट कह दूं। जी जरताज साहिबा फरमाइए, मेरे सवाल का आपने जवाब तो बोल कर दिया। जी फरमाएं। सॉरी एक बात ये कि ये आज आप लोगों ने ये, मैंने पूरे दिन से मैं देख रही हूँ कि दुनिया चैनल एक वो प्रोग्राम चला रहा है, छोटे छोटे क्लिप चला रहा है और बार बार लोगों को मैसेजेस दे रहा है कि कौमी यकजहती का आज ये सवाल है कि आपके पास, जिसके पास डॉलर है उसको बेच के अपने पाकिस्तानी करेंसी खरीदें। आई थिंक मुल्क के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये। और सेकंड बात ये कि मुल्क ने या अवाम ने हमेशा कुर्बानियों का दिया है, लेकिन कभी हुक्मरान तबके ने कुर्बानियां नहीं दी। मैं पहली दफ़ा सिर्फ ये बात कहना चाह रही हूँ कि पहली दफ़ा इस मुल्क का क्रेडिबल वज़ीर आज़म खुद ऑस्टेरिटी ड्राइव पे है, उसके काबीना के जो मेम्बरान है वो भी। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं मियां जावेद लतीफ़ साहब के पास जाऊंगा। खर्च नहीं करेंगे आप, अगर अवाम का हुक्मरानों को इतना कर्ब है, पार्लियामेंट बिल लेके आए, अपनी तनख्वाहें 50% कर दें, अपने पर्क्स, अपने मुलाजिम, अपने टेलीफोन बिल तर्क कर दें, पार्लियामेंट का एयर कंडीशन बंद कर दें, पंखे चलाएं। अगर आप लोगों को इतना ही वो है, खाली प्राइम मिनिस्टर की ऑस्टेरिटी ड्राइव से कुछ नहीं होगा। सबकी तनख्वाहें कम हुई हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तनख्वाहें कम हो रही हैं, लोग जॉबलेस हो रहे हैं आपकी गवर्नमेंट और IMF के इस प्लान में। तो आप तो 50% तनख्वाहें कम करें। आप लोग तो माशाल्लाह सारे हमारे MNA MPA जो हैं वो बड़े पुरतईश लोग हैं, 4-4 करोड़ 8-8 करोड़ का इलेक्शन जीत कर जो लोग आते हैं, तो वो कोई फ़कीर लोग थोड़ी होते हैं, वो तो बड़े उमरा में से होते हैं। अल्लाह उनको और अमीर करे। 50% सैलरी दे इस आवाम को 3 साल के लिए, बजाय इनके इनकम टैक्स डालें, एयर कंडीशन बंद करें अपने पार्लियामेंट का, अपने फ़ोन बंद करें, ये सब दे दें इस कौम को, तब मैं मानूंगा कि नेशनल लीडरशिप से बात कर रहा हूँ मैं। फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। बहरहाल मियां जावेद लतीफ़ साहब, बड़ा अफसोस से कहना पड़ा है, आपकी इफ्तारी जो है मेरे नज़दीक तो एक फ्लॉप आइटम ड्रामा था। फ्लॉप आइटम था, होने वाला उससे कुछ नहीं है, क्योंकि अवाम आपके साथ उस तरह अभी खड़े नहीं है। और जो इस मुल्क में प्रोटेस्ट के लिए जो लवाजमात होते हैं, उनमें से एक भी आपके पास नहीं है। मुबहम बातें करके आपने अवाम का और हम मीडिया का टाइम वेस्ट किया, कभी ये कर लें कभी वो कर लेंगे, ना कोई तहरीक चलनी है ना कुछ होना है। आपका सब किया धरा है और आपके पास ना कोई लीडरशिप है। नवाज शरीफ साहब जेल में, शहबाज शरीफ साहब लंदन में, और नैब के चेयरमैन ने इंडिकेट करिए जरदारी साहब भी अंदर ही होंगे जेल में। तो ये क्यों टाइम वेस्ट किया आपने इफ्तारियों पे, मीडिया का और अवाम का? मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले कामरान शाह साहब 2 मिनट मैं चाहूँगा आपसे लेने। जो आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में बातें की, जो सरताज गुल साहिबा से आपने सवाल किए, मैं उस पर बात नहीं करता। मैं उससे आगे थोड़ा सा ये अर्ज़ करूँगा, ये बार बार बात की जाती है कर्ज़ों की। तो हमने 5 साल में 11,000 अरब कर्ज़ा लिया
और ये कहते हैं उससे किया क्या हमने। पाकिस्तान आज मौजूदा हुकूमत से हमारी हुकूमत का मुआवजा करना वैसे ही जुल्म और ज़्यादती है कामरान शाह साहब। ये कि हमने जब हुकूमत संभाली उस वक्त आलम ये था कि 4 लोग किसी चौक चौराहे में इकट्ठे नहीं हो सकते थे, दहशतगर्दी का आलम ये साहब था। खुदा का वास्ता लोग ये सुनना नहीं चाहते। आज आप मेरे पे ट्रस्ट कर लें, आपने बड़ी सी गवर्नमेंट चलाई, मैं कहता हूँ आपके साथ बड़ा हाथ हो गया जी, पनामा हो गया, ये हो गया, लोग आपके खिलाफ हो गए। मैं आपकी सारी, आज मेरा सवाल ही मुख्तलिफ है। ये जो आपकी अपोजिशन ही क्रेडिबल नहीं है, इसलिए सरताज गुल साहब सेटिस्फाइड बैठी है ना। आवाम के इशू को लेकर आप महंगाई पे कोई मार्च कर सकते हैं ना कोई लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लीडरशिप या जेलों में है या मुबैना तौर पे मफरूर है या जेल जाने वाली है। तो आपने क्या करना है इस आवाम का? आप तो आवाम की सही अपोजिशन भी नहीं है सर। चलें मैं बात नहीं करता कर्ज़ों की, मैं तवानाई बुरहान की बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ठीक किया उसकी बात नहीं करता। मैं सिर्फ ये बात कह लेता हूँ कि कामरान शाहिद साहब, मुझे आप ये सवाल कर रहे हैं कि कल का जो इफ्तार डिनर शो था वो फ्लॉप शो था, वक्त ज़ाया किया, ये नहीं करना चाहिए था। मेरी ज़ाती राय कह रहे हैं जी। इसलिए चलें मैं सबकी राय के साथ अपनी राय शामिल कर लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कामरान शाहिद साहब सर, सियासी तौर पे हमें नुकसान है। क्या सियासी तौर पे नुकसान ये है कि ये इनकी जो नालायकियां आप भी गिनवा रहे हैं और ये कर रहे हैं, अगर वही करते रहें तो ये 3-4 माह से आगे नहीं जा सकते। मगर मैं ये कहूँगा कि ये मईशत को नो रिटर्न पे ले जाएंगे, उसके बाद कोई भी आएगा तो खुदा न खास्ता इस मईशत को संभाला नहीं दे सकेगा। मुझे ये बताएं, ये एहतजाजी तहरीक का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हम नहीं चलाते। मैं ये सवाल करता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है 108 रुपये पे डॉलर को ले आए। मैं ये सवाल करता हूँ कि आप गैस बिजली के रेट्स जिस वक्त इन्होंने हुकूमत संभाली थी वहाँ ले आए। मैं ये कहता हूँ कि जो कर्जे हैं ये वहीं ले आए जहाँ ये इन्होंने हुकूमत संभाली थी। मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूँ, वहीं ले आए जहाँ जब इन्होंने हुकूमत संभाली। मैं ये कहता हूँ कि आज हम सियासी कीमत अदा कर रहे हैं तमाम अपोजिशन के लोग। वो क्या, आप ये देखें कामरान शाहिद साहब, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि एक कीमत अदा करनी पड़ेगी हमें कि अगर हम इनको फ्री हैंड दें तो ये खुद चले जाएंगे। इस तरह ये सियासी शहीद बन सकते हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि ये मेरा मुल्क नहीं है, ये मेरे अवाम नहीं है, मैंने यहाँ रहना है, मेरी आने वाली नस्लों मियां साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ, लेकिन आपके साथ अवाम इसलिए नहीं है कि आपके साथ आपकी लीडरशिप ही नहीं है। तो आप कहाँ जा रहे हैं सर? मेरी बात तो सुने ना। जी आप ही की सुन रहा हूँ, उसमें इजाफा कर रहा हूँ अपना। जी मैं जो आप फरमा रहे हैं मैं इस पे भी अर्ज करता हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर आवाम खुद से निकल आएँ, जो मैं कहता हूँ कि सियासी कीमत हम अदा कर रहे हैं, अवाम अगर खुद से निकल आए। ये तो कहते थे ना, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाओ, टैक्स ना दो, बिजली के बिल जला दो, ये कहते थे हुंडी के जरिए पैसा भेजो। हम ये बात नहीं कर रहे। आज किसी चौक चौराहे में ये बात कोई कर दे तो लोगों में तो पहले ही सकत नहीं है, कोई बंदा अदा करने के लिए तैयार नहीं। उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी, मगर ये अवाम खुद से अगर निकल आए और मैं ये कह रहा हूं कि आपको लगता है कि आपकी लीडरशिप इस वक्त मौजूद है, क्रेडिबल है कि अवाम आपकी बात सुनेंगे, आपके पास वो लवाजमात हैं, या वैसे ही आप लोगों ने अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, अपना फेस बचाने के लिए कह रहे प्रोटेस्ट करेंगे, बंदा पीछे है कोई नहीं? मैं एतमाद की बात जो आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं, मैं इस पे बात कर लेता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर मौजूदा हुकूमत पर कौम का एतमाद होता तो IMF से मुआहिदा होने के बाद या अनाउंस करने के बाद कम से कम स्टॉक एक्सचेंज नीचे इस तरह ना गिरती, डॉलर की कीमत इस तरह ऊपर ना चली जाती, लोग खुशी से बाहर निकल आते कि चलें 8-9 माह से जो इन्होंने करतूत किए हैं आज कम से कम कोई अच्छा फैसला कर लिया। इन पर एतमाद लोगों का नहीं है तो ये हाल है। अब हमारे पर एतमाद क्या है? हम ये कहते हैं कि आप ये देखें, पीपल्स पार्टी का दौर देख लें, आप मुस्लिम लीग नून का दौर देख लें, जिनको ये करप्ट कहते हैं, जिनको डाकू चोर लुटेरे कहते हैं, उनके दौर में महंगाई का
तनासब क्या था, उनमें बेरोजगारी का तनासब ठीक क्या है था, जी। और आज डॉलर की स्टॉक्स एक्सचेंज की और दीगर जो चीजें हैं उनका मुआवजा मियां कर साहब, मैं लें। ना अपना- एतमाद किस पे कौम को है? मियां साहब, मैं आपको बरबला आखिरी एतराफ बात में- करता हूँ, मैं बरबला एतराफ करता हूँ कि मैं आपको भी और जरताज गुल साहिबा को भी अपना सवाल समझा नहीं सका। अच्छा, इससे पहले कि मैं शैला बीबी के पास आऊँ, आप सबके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। हमारे मुल्क के मारूफ कॉलमिस्ट जर्नलिस्ट जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा चेयरमैन नैब से मुलाकात के हवाले से, और उनकी कुछ चीज़ें अलार्मिंग थीं। मतलब ये हैरानकुन बात थी, जिस तरह उन्होंने बताया कि हमजा शहबाज शरीफ का लेके बेंच जो है उसको तोड़ दिया गया और अब वो भी बिहाइंड द बार्स होंगे, ज़मानत उनकी मनसूख हो जाएगी। जिस तरह उन्होंने बताया परवेज़ खटक के खिलाफ जो है वो मुकदमा आने वाला है और वो अब अंदर जाने वाले हैं। जिस तरह उन्होंने ये बताया चेयरमैन नैब ने जावेद चौधरी साहब को बकौल उनके कॉलम के कि जरदारी साहब जो है जब वो आए वहाँ पर, बल्कि मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना दूँ जो लिखा हुआ है कॉलम के अंदर, कि बकौल जावेद चौधरी साहब के इस कॉलम के आसिफ अली जरदारी नैब के चेयरमैन को बता रहे हैं चौधरी साहब को कि आसिफ अली जरदारी जिस दिन इंक्वायरी के लिए पेश हुए, उनकी टांगे और हाथ लरस रहे थे, उन्होंने ग्रीन टी का कप मांगा, हमारे अफसर ने पेश किया, जरदारी ने कप उठाया, ने कप उनके हाथ में लरस रहा था, वो अपना दूसरा हाथ कप के नीचे रखने में मजबूर हो गए। वो बड़ी मुश्किल से दोनों हाथों के साथ ग्रीन टी का कप खत्म कर पाए। शायद फरियाल तालपुर को खातून होने की वजह से रियायत मिल जाए, लेकिन आसिफ जरदारी बच नहीं सकेंगे। ये काम अदालत का है, नैब के चेयरमैन का नहीं। मैं हैरान हूँ उन्होंने अगर ये कहा है। हमारे साथ बहुत मशहूर मारूफ कॉलमिस्ट और जर्नलिस्ट जावेद चौधरी साहब मौजूद है, मेरे भी बड़े फेवरेट उनके कॉलम में मिस नहीं करता। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, ये सारी गुफ्तगू पे नैब की तरफ से तो लामिया आया कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तो अब मैं तो आप पे बिलीव करता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर नैब इसको डिनाई कर दे तो आप अभी भी कायम है कि ये सारी गुफ्तगू हुई जो आपने इस कॉलम में लिखी है? उसमें ना कामरा साहब इस तरह है कि जो उनकी तरदीद आई उसमें किसी फैक्ट को उन्होंने चैलेंज नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि आपके सामने होगी, तरदीद भी निकाल जी पढ़ लीजिए उन्होंने। और कल भी चेयरमैन साहब का कल उन्होंने प्रेस टॉक की थी और उसमें भी उन्होंने किसी फैक्ट को नहीं चुटलाया। तो मैं अपने हर एक फैक्ट पे एक सतर पे कायम हूँ, और क्योंकि मेरी उनके साथ मुलाकात हुई और उनकी ख्वाहिश में मुलाकात हुई थी। पहले भी 2 मरतबा उन्होंने टाइम सेटल किया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी थी, और अल्टीमेटली फिर उन्होंने खुद बुलवाया। मैं उनके पास गया, 1 घंटा उनके पास बैठा रहा। ये जितनी चीजें मैंने कॉलम में लिखी हैं, ये तो आप समझे कि 70% है, 30% तो इससे ज्यादा खौफनाक बातें जो थी वो मैं नहीं लिख सका, या उनमें से कुछ चीजें ऐसी थी जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहीं पे उन्होंने कहा था कि इसको नहीं लिखना, कहीं किसी जगह बयान। अच्छा चौधरी साहब, ये आपको उन्होंने जिम्मेदारी समझता हूं, चौधरी साहब उन्होंने आपको ये कहा था कि ये इसको ऑन रिकॉर्ड छाप दें? देखिए, मैंने उनसे इजाजत ली थी उठते हुए। पहली बात तो ये है कि कामरा साहब, जब कोई इतनी बड़ी शख्सियत किसी एक जर्नलिस्ट को बुलवाती है तो उसका क्या मतलब होता है, और एक्सक्लूसिवली बुलाती है, और वो जब खुद ही बात करती है और उन बातों में से जहां जहां वो ये महसूस करती है कि ये बात जो है ये बयान नहीं होनी चाहिए, वहां पे वो शख्स या वो शख्सियत खुद ये कहती है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये आपने बयान नहीं करनी, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो 70% चीजें हैं वो आप छाप सकते हैं। लेकिन एहतियातन मैंने उठते हुए उनसे ये कहा था कि आप मैं ज़हन में रखिएगा, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं इन बातों को लिखूंगा जरूर। तो उस पे उन्होंने बड़े जोर से मेरा हाथ दबाया और झुलाते रहे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका आपकी अपनी जिम्मेदारी है और मैं डरता किसी से नहीं हूँ। तो इसका फिर क्या मतलब? चौधरी साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि उन्होंने आपको इजाजत भी दी। मुझे एक बात बताइए कि बड़ी हैरानकुन बात है आपने जो उनके हवाले से लिखी है कि उन्होंने कहा कि हर शख्स जो है वो चाहता है कि मैं घर चला जाऊँ और ओहदा छोड़ दूँ, और ताहम ये दुरुस्त है कि हम अगर आज हुकूमत के इत्तेहादियों को गिरफ्तार कर लें तो हुकूमत 10 मिनट में गिर जाएगी, लेकिन खुदा गवाह है हम ये हुकूमत के लिए नहीं कर रहे, हम ये मुल्क के लिए कर रहे हैं। हमारे एक कदम से मुल्क में खौफनाक बहरान पैदा। कहने का मतलब ये है कि वो ये भी कह रहे थे इन सो मेनी वर्ड्स, हालांकि रेफरेंस की तैयारी की बात भी की उन्होंने हुकूमत के लोगों की, वो उन्होंने खटक साहब की भी, मालम जब्बा की, वो ये कह रहे थे कि हुकूमत के इत्तेहादियों को इसलिए हाथ नहीं डाल रहे कि मुल्क के इंटरेस्ट में। इसका ये मतलब यह है चौधरी साहब? देखिए वो जाहिर है, मैंने बड़ा क्लियरली लिखा है कॉलम के अंदर, और कामरा साहब इस कॉलम में जो लफ्ज छपा है मैं हर लफ्ज की जिम्मेदारी लेता हूँ, और ये तमाम फैक्ट्स हैं उन पे स्टैंड करता हूँ। मैंने किसी जगह ना ये कहा है कि किसी जगह। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल चीज है, सिर्फ एक चीज है जहाँ पे थोड़ा सा मुझे महसूस होता है, और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि जहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र किया उन्होंने कि उनके हाथ और पाँव लरस रहे थे, उनके टांगे लरस रही थी, और उन्होंने ग्रीन टी का कप उठाया। ये बात मुझे यूँ महसूस होता है कि उन्होंने उस वक्त तंजिया नहीं कही थी, उन्होंने उनकी बीमारी का जिक्र किया था कि वो बीमार हैं, लेकिन इस बीमारी के बावजूद वो वहाँ पे कोर्ट में भी आते हैं और हमारे। लेकिन चौधरी साहब, उन्होंने ये तो कहा था ना कि ये बहुत जल्द जेल में होंगे। ये उन्होंने जरूर कहा। उन्होंने कहा जी रेफरेंस तगड़े हैं और इनमें से इन रेफरेंसेस में वो बच नहीं सकेंगे, बल्कि ये भी नहीं बच सकेंगे, हमजा शहबाज साहब भी नहीं बच सकेंगे, उसमें परवेज खटक साहब भी नहीं बच सकेंगे,
और जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, जो मेरा ख्याल ये है, अब उन्होंने क्योंकि नाम नहीं किसी का लिया था, मेरा ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत है, परवेज इलाही साहब है, शुजात इलाही साहब है, उनके बारे में उन्होंने यही कहा था कि ये लोग भी नहीं बच सकेंगे। और शायद अख्तर मैंगल साहब का जिक्र हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने नाम अख्तर मैंगल साहब का नहीं लिया था, लेकिन मैं खुद अंदाजा कर सकता हूँ कि शायद अख्तर मैंगल साहब का केस भी हो कोई, लेकिन ये उन्होंने बिल्कुल कहा था। चौधरी साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आप खुद भी तजिया निगार हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आपके नज़दीक ये सारी बातें उन्होंने अगर आपसे कहीं, तो अब अपोजिशन जैसे पीपल्स पार्टी वाले, आज शैला रजा साहबा बैठी हुई है, मियां जावेद लतीफ़ साहब बैठे हुए हैं, फिर ये बजानी होंगे ये कहने में कि नैब का जो ओहदा है वो कंट्रोवर्शियल ओहदा है, कि जो काम अदालतों ने करना है, नैब के चेयरमैन को इस बात का ही पता है कि ये होना है, जरदारी साहब ने जेल में जाना है, ये तो अदालतों का काम है, ये नैब के चेयरमैन का काम ही नहीं, वो काम तो रेफरेंस बनाना है। तो आपको लगता नहीं कि उनको वेटेज मिलेगा अपोजिशन को इस तरह की गुफ्तगू से? देखिए कामरान साहब, इस तरह नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं समझता हूँ चेयरमैन नैब जो वो ठीक है, क्योंकि जब रेफरेंस बनाया जाता है तो इसी नीयत से बनाया जाता है कि हमारे पास कंक्रीट सबूत है और ये शख्स सजा पाएगा। अगर उन्हें यकीन नहीं होगा तो वो रेफरेंस क्यों बनाएंगे फिर? ठीक है, तो मेरा ख्याल है उसमें तो रेफरेंस इतने कंक्रीट अगर उनके, लेकिन ये जो हमजा का बेंच चेंज कराने वाली बात है, आपके लिए शॉकिंग नहीं थी? हमजा का बेंच चेंज कराने वाली बात, हमजा शहबाज का। नहीं सर, इस तरह नहीं किया था उन्होंने। वो उन्होंने ये कहा था कि अब क्योंकि बेंच उनका तब्दील हो चुका है, नए जजेस आ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बेंच की तब्दीली के बाद उनकी जमानत जो है उसको उसमें तोसी हो सकेगी या ज्यादा देर तक तोसी हो सकेगी। बिल्कुल ठीक है। ये उन्होंने कतई नहीं कहा कि मैंने कोई बेंच तब्दील करवाया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, आपने बहुत चीजें क्लैरिफाई भी की और अपने इन कॉलम्स को ऑन भी किया। शैला साहिबा, ये तो अगर मैं जरदारी साहब की बात करूं तो हालात तो बड़े खराब है। चेयरमैन नैब कह चुके हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस और एविडेंस है कि वो तो जेल में जाएंगे, तो आप तहरीक चला रही हैं। हाँ, इसी तरह की बातें डॉक्टर आसिम के वक्त भी थी, लेकिन समझ नहीं आया कि उस वक्त 260 दिन तकरीबन उनको जब रखा गया तो नैब ने उस वक्त क्यों नहीं पहले अपनी तैयारी मुकम्मल की थी और फिर उन्हें गिरफ़्तार किया था, और अभी तक उसमें से क्या निकला कुछ पता नहीं। इसी तरह क्या नैब की तैयारी गिरफ़्तार करते वक्त शर्जील इनाम मेमन को मुकम्मल थी? तो ये वो सवाल हैं और ये वो बातें हैं जिनकी वजह से हम बार बार ये कहते हैं कि नैब जो है वो अब अंडर कंट्रोल्ड इदारा है, हमेशा से, जो अब नहीं बल्कि हमेशा से अंडर कंट्रोल इदारा है। हुकूमत, जो भी हुकूमत हो उसके, जब डॉक्टर आसिम और शर्जील का केस बना तो नून लीग की हुकूमत थी, और इसी तरह जब नून लीग के ख़िलाफ़ नैब गई तो कहा गया कि पर कतर देंगे और नाखून तराश देंगे, और अब जो है वो अगर हुकूमत के लोग उठा लिए जाएँ तो हुकूमत धड़ाम से गिर पड़े। तो भाई क्या इनके आपके पास अभी तक सबूत नहीं है? तो ये सारी बातें जो हैं मैं समझती हूँ नैब के सरबराह को इस तरह नहीं करना चाहिए। उनका काम है तहकीकात करके रेफरेंस देना, और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर भी है कि इस तरह से बयानबाजी नैब को नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक आसिफ साहब का मामला है तो मैं ये समझती हूँ कि जरताज गुल बैठे भी हैं, नदीम अफजल चंद इनके करीब तरीन लोग हैं, और तो और इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी करीब तरीन है। वो बता सकती हैं कि जरदारी साहब के हाथ अभी काँप रहे हैं या कब से काँपते हैं, या जरदारी साहब किस वक्त जब बीबी शहीद भी हयात थी तो उस वक्त। चलिए अल्लाह को सेहत दे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जो आप लोगों के हालात हैं नून लीग के और जरदारी साहब की पार्टी के, तो आप तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है, मैं ये कह रहा था जी। आप लोग अपने केसेस में बिजी हुए हैं ना। क्या बात हुई? देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं बताती हूँ। जरदारी साहब जब 11 साल जेल में रहे और ज़बान काटी गई और ऐसे रेफरेंसेस थे जिसमें कैपिटल पनिशमेंट हो सकती थी, उसके बाद वो वाहिद सदर थे जो इलेक्टेड थे और रबर स्टैंप नहीं थे, और जिन्होंने जो है मुल्क के आइन को उसकी असल जो असास है उस तक ले गए, सी पैक किया और गैस लाइन ईरान के साथ माहिदा किया जो इनको बड़ा मुश्किल लगता है इस वक्त, जिस पे अमल मुश्किल है, और 18वीं तरमीम की जो इन्हें बड़ी खटक रही है, और इसी तरह रेमिटेंस बड़ा हमारे ज़माने में, अब तो लोग जो हैं वो बाहर से लानत भेज रहे हैं हम पे, और इसी तरह जो है हमने एग्रो बेस्ड पॉलिसीज़ लाकर मुल्क की जो इकोनॉमी थी उसकी सिमत दुरुस्त। नहीं, आपके तो वज़ीर ख़जाना को ले लिया उन्होंने, आपकी सारी बातें सही हैं शैला साहिबा, आप बिल्कुल सही फरमा रही है। वो तो लोग को अच्छे काम किए होंगे तो लिया ना, कोई अच्छे गुल खिलाए होंगे आपके दौर में जो लिए। तहरीक की बात जी, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, ब्रेक के बाद शैला साहिबा ये सवाल का जवाब नहीं दे सके जी। मैं ब्रेक के बाद जरूर आपसे सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन मेरे अजीज हमवतनों, आप लोगों के लिए मैसेज है
कि इस मुल्क की इकॉनमी को बचाने के लिए हुकूमत की तरफ देखना छोड़ दें, अपने तय काम करें। जिनके पास डॉलर है वो रुपए खरीदना शुरू कर दें, इस तरह टर्की में हुआ था, शायद इस मुल्क की इकॉनमी कुछ बचत हो जाए। बस यही मेरा पैगाम है इस ब्रेक तक का। उसके बाद अगला पैगाम दूंगा अगली ब्रेक पे। एक ब्रेक लेते हैं। ये जो इफ्तारी हुई है इसमें और कुछ हुआ नहीं हुआ। एक बात तो तय हुई कि मरियम नवाज साहिबा लीडिंग पोजीशन में नजर आई हैं बड़े ही अरसे बाद, और उन्होंने आते साथ ही क्या पैगाम दिया जरा सुन लेते हैं। नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसमें कोई ऐसी बात या कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आइन की रूह से मुतसादिम हो। अगर एक इंसान आपको ये कह रहा है कि आइन और कानून पे चले तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो ज़र्रा बराबर भी एतराज़ की बात नहीं है। तो बयानिया एक ही है, वो है वोट को इज्जत दो। ये इसलिए हो रहा है कि ये जाली तरीके से आए हैं, ये चोर दरवाजे से आए हैं, ये वोट चुरा के आए हैं और ये वोट की इज्जत को पाँव के नीचे रोंद के आए हैं। इस तरह ये इबरत का नमूना बन रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा इरादा रखता भी है तो उसको भी ये समझ लेना चाहिए कि जो वोट को इज्जत जब नहीं मिलेगी तो मुल्क का ये हाल होगा। रीमा खान साहबा की जो जुर्माने भरे उन्होंने वो उनको दिखाई नहीं देते। ये सब मोहरें हैं, मोहरों का क्या नाम लेना। उनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ जब निकल आती हैं तो उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता। तो जब ये वाला एक सिलेक्टिव एहतसाब होगा तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। नैब ने जो सज़ाएँ देनी होती हैं, जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाना होता है, वो हुकूमती वज़रा और जो जाली इंसान वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठाया हुआ है उसको मैं वज़ीर आज़म नहीं मानती, क्योंकि वो तौहीन है उस मनसब की भी। तो वो तो खुद 5-4 दिन पहले बता देते कि फ़लाँ बंदे के ऊपर अब देखें कैसे क्रैकडाउन होगा। तो नैब के स्पोक्स पर्सनस जो हैं वो सारे हुकूमती वज़रा भी हैं और जाली हुकूमत के सब सरबराह भी हैं, वो सब पहले अनाउंस कर देते हैं। तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि नैब की अपनी कोई इंडिपेंडेंट ज़रताज गुल साहिबा, मैं तो बड़ा खुश था ये मरियम साहिबा की बात सुनने से पहले कि नैब के चेयरमैन का जब इंटरव्यू जावेद चौधरी साहब के साथ देखा, पढ़ा जब मैंने कि उन्होंने कहा जी हुकूमत 10 मिनट में गिर सकती है, लेकिन हम उनके हुकूमत के इत्तेहादियों को गिरफ्तार करने से पहले सोचते हैं, कई दफ़ा सोचते हैं मुल्की मफाद का। मैं कहा चले आप तो बच गए नैब से, लेकिन अब जो मरियम नवाज साहिबा ने अग्रेशन उठाई है, मेरा सवाल तो सुन लें, एक थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, उसके बाद आप ही के पास टाइम है बोलने का, कोई मसला नहीं। तो उसके बाद जो है वो होगा ये ज़रताज साहिबा कि जब उन्होंने कह दिया वोट को इज्जत दो, मुझे तो लगा था नवाज शरीफ वापस आ गए। मुझे तो लग रहा था कि वो जो आप सोच रही थी कि अपोजिशन नहीं है, नून लीग की क़यादत नहीं है, मरियम नवाज का आना तो मुझे लग रहा है अब आपके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और वो अगर कहीं पार्लियामेंट में भी आ गई तो आप लोगों की तो ऐसी तैसी हो जानी जनाब। नवाज शरीफ वापस आ रहा है मरियम नवाज साहिबा की सूरत में। नून लीग को मुबारक हो। और आपके लिए कामरान शायर जी नून लीग को बेशक मुबारक हो अपने 1 दर्जन के नायब सदारतों में से एक मरियम बाजी भी हैं। आप तो कह रही हैं कि ये मेन और लीडरशिप के तौर पर उभर के आई हैं कल वाली अफ्तारी में। मुझे तो मरियम बाजी के ज़हनी तवाज़न के ऊपर ही शक है। जो खातून भंगड़े डालते हुए और ट्वीट करते हुए और वो जो है अपने वालिद मोहतरम को जेल छोड़ने के लिए गई हैं, मैं तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करती कि वो कोई सीरियस गुफ्तगू करेंगी, सिवाय इसके कि अपना कद बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम बार बार लेके बात करना चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसका नाम ले और इसका कोई सियासी कद काट बढ़ जाए। आपने अपने पहले उसमें कहा कि जी आजकल के लोग जो होते हैं वो उनके पास 5-5 पजेरो होते, गाड़ियाँ होती हैं। कामरान शाह साहब, वक्त बदल चुका है। अब हम जैसे लीडर होते हैं जो जीरो से स्क्रैच करके वोट लेके लगारियों और खोसों को डीजे खान से हरा के आते हैं। इस खातून की क्या क्रेडिबिलिटी है? कैलिब्री फॉन्ट, पनामा रानी या फिर कतरी शहजादे के खतूत, किस चीज़ के ऊपर ये खड़ी है? क्या बेस है इसके ऊपर? इसने आज तक पॉलिटिकल क्या इसने आज तक काम किया है सिवाय इसके किसी का कि मेरी लंदन में तो नहीं, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और फिर हर जगह इसकी प्रॉपर्टी निकल आई है। क्या क्रेडिबिलिटी इस खातून के लीडर होने की? तो मुझे तो इसके ज़हनी तवाज़न के ऊपर ही शक है। आप इसको लीडर कह रहे हैं, हद तो ये कि खड़े होकर कह रही है कि जी इमरान खान मुझे ना इस बात पे गोली मार दें। अब पूछे गोली मारे हमारा फरार है जी नहीं बंदा पूछे कि चचा इसका फरार है, वालिद मोहतरम जो ना कहते ना इज्जत का जनाजा जरा धूम से निकले, तो इज्जत का जनाजा तो धूम से निकालते हुए कि वो कन्विक्टेड क्रिमिनल को जो है धूम धड़कों में जाकर अपने वालिद मोहतरम को जो है वो जेल छोड़ने के लिए चली गई हैं। और हमजा शहबाज शरीफ की हंसी नहीं खत्म हो रही थी और आज ये कह रही कि जो अवाम सड़कों पर निकलेंगे। अवाम क्या सड़कों पर निकलेंगे? अवाम जब सड़कों पर निकलेंगे सवाल करेंगे कि बीबी मैंने बड़ी कोशिश वो पैसे मेकअप मैन वाले के पास आपके अलग बिल है, आपके 800 के मेफेयर के अलग आपने तो इंतहाई कर दी ज़रताज साहिबा, बस कर दें अब, मेकअप तक पहुंच गए। सवाल करेंगे हमसे, चले गुस्सा ठंडा कर लें।
मियाँ साहब, मियाँ जावेद साहब, मैं तो कामरान शाहिद साहब, हम तो इलेक्शन लड़के आए हैं ना, ये बीबी नालायक निकट्ठो औलादे क्या करके यहाँ पे आई हैं? मियाँ साहब, मैं क्या बताऊँ, मैं तो बड़ी कोशिश की थी ये बताने के लिए कि मरियम नवाज साहिबा लीड कर रही हैं तो अपोजिशन जरा सख्त हो जाएगी। योर टेक। जी मियाँ साहब, मैं क्या सवाल पूछूं, आप समझ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल हो जाए, दे आर मोस्ट वेलकम। अब मियाँ साहब बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगी प्लीज। खड़े होंगे ज़रताज साहिबा, देखें एक प्रोग्राम का डेकोरम है, वो बोले नहीं, आपने कितनी सख्त बातें की, ज़हनी तवाज़ुन खराब कर दिया, आपने इज्जत का जनाजा उठवा दिया, वो बोले नहीं, अब आप भी ना बोलें। जी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। जी जी, जब वो जाली वज़ीर आज़म कहेंगे तो उनको बात अच्छा चले, खुद जो है वो पाना मारा है। हुकूमत का जनाजा तो निकल चुका है, अब जरा कंधा देने ये कोई तरीका नहीं है। जी मियाँ साहब, जी जी सर, गुजारिश इतनी है कि एक औरत होने के नाते ज़रताज गुल साहिबा जो हैं वो दूसरी खातून के मतलब क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, इससे आप अंदाज़ा कर लें। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमें फ़ख्र है नवाज शरीफ पर और बड़ा नाज है मरियम नवाज साहिबा पे कि अपनी वालदा को जो खातून बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के लिए ये बयानिया जो उन्होंने 4 साल पहले अपनाया था और वो बयानिया जो नवाज शरीफ ने 93 से अपनाया हुआ है, उसके लिए उसको 3 दफ़ा हुकूमत पूरी होने से पहले हटाया गया, मगर वो उससे हटा नहीं है। अब आप ये देखें कि कितने दिल गुर्दे की बात है कि वो अपने बाप को अपने हाथों से नकरदा गुनाह की सज़ा और एक सियासी एक केस में सज़ा उसको दी गई। तरीके साहब वाले कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, क्योंकि पानामा में मुजरिम साबित हुई है वो, मुझे कह रहे हैं तरीके साहब वाले, तो आप तहरीक क्या चलाएंगे? जी, जो ये खातून बात करती हैं, मैं तो बड़ी इज्जत से इनको यही कहूँगा, पहले एक दफ़ा मैंने किसी के मतलब को बात कर दी थी, कोर्ट को चैलेंज किया है तो मैंने आज तक बीबी खामोश रहें, ज़रा हौसला करें। मैं ये अर्ज करता हूँ कि देखें, हौसला है, हमने तो जो बयानिया अपनाया, हमने तो हमारे पास गंवाने के लिए कामरान शाहिद साहब आज कुछ नहीं है। ये बात हमने हुकूमत गंवाई, मरियम साहिबा ने अपनी वालदा को गंवाया, नवाज शरीफ 70 साल की उम्र में नाकर्दा गुनाह की सज़ा जेल में काट रहे हैं। आज आप ये देखें कि एक क्रिकेट खेलने वाला जो है उसको उस क्रिकेट की खिदमात के सिले में कहा जाता है कि उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, और जिस शख्स ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्हीर बनाने के लिए तमाम दबाव को खातर में ना लाया और उसने एटमी तजर्बा करके दिखा दिया। पॉइंट ये था कि वो कह रही है कि मरियम नवाज साहिबा की क्रेडिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो पनामा में मुजरिम करार पाई हैं। ये सवाल था जिसको आपने एड्रेस करना था। अब आ जाएं, हाँ अब आ जाएं, जो बात आप कर रहे हैं या ये गुल साहिबा जो बात कह रही हैं, मैं ये अर्ज करूँगा कि पहली बात तो ये है कामरान शाहिद साहब कि वो सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। अगर इनको ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। मुझे जल्दी शहरा रज़ा साहिबा, मुझे ये बता दीजिए कि आप जो मिले, आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा एक क्रेडिबल लीडरशिप है जिनके साथ आप अपना अलायंस करने जा रहे हैं, चाहे तहरीक हो या ना हो, वो क्रेडिबल है, जबकि गवर्नमेंट कह रही है बिल्कुल क्रेडिबल नहीं है, वो मुजरिम है पनामा के अंदर। मैं समझती हूँ कि जहांगीर तरीन को अपने साथ बैठाने वालों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और ज़रताज गुल साहिबा की जो बातें हैं, उनके ट्वीट जो वो करती हैं उससे उसी स्टैंडर्ड से थोड़ी बेहतर है, उस स्टैंडर्ड से। अब रही बात मरियम साहिबा की, तो पंजाब ओ भाई, आप गलत ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर रही हैं। ओ भाई दरमियान में नहीं बोलो, ओ भाई दरमियान में नहीं बोलो, ओ भाई दरमियान में नहीं बोलो, कुछ सीख लो। अब आ गए हो हुकूमत में, हुकूमत तो चल नहीं रही, कुछ सीख के नहीं आए, तो प्रोग्राम में बैठ के तरीका ही सीख लो। आप गलत ट्विटर अकाउंट को मैंने सीखा है। चले कोई बात नहीं, आप सही वाला ट्विटर अकाउंट भेजिए। तो किया है, वरना आपकी जो ज़बान है उसी की अक्कासी कर रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ
मैं ये कहना आपसे तो फिर भी बेहतर है। मरियम साहिबा ने जो कैंपेन चलाई मुझसे बिल्कुल बेहतर नहीं है, आईना भी देख लो हर लिहाज से। मरियम साहिबा ने जो अपनी कैंपेन चलाई है उस कैंपेन नहीं, आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, मुझे पता है, मैं बड़ी कदर आजाद जो है वो खरीदने पड़े हैं, इनको बहुत सारे आजाद खरीद के पंजाब की हुकूमत बनानी पड़ी है। और ये जो एक गलत प्लानिंग थी कि हम पंजाब फतह कर लेंगे, उसकी सज़ा सिंध को मिली कि इस तरह के रिजल्ट आए कि नून लीग के नेशनल सीट पे कोई और जीता है, नीचे प्रोविंशियल पे अलग अलग पार्टियों के लोग जीते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि मरियम साहिबा ने बहुत कामयाब अपने तरीके से मुहिम चलाई और इनको बड़ी महंगी पड़ी उनकी मुहिम। और ये कल की जो अवतार थी इसमें जो है इनको ऐसे गली पड़ी है कि ये ज़रतार साहिबा, ये होता है दुश्मन भी जिसकी तारीफ करे, पीपल्स पार्टी सियासी दुश्मन है मरियम नवाज के, लेकिन वो तारीफ कर रही है उनकी स्ट्रगल को, ये होती है क्रेडिबिलिटी। आप कह रही है ज़हनी तवाज़ुन खराब है। जी शहरा साहिबा, जी शहरा साहिबा को सुन लीजिए। लाहौर की सड़कों से घसीटने से बच गए। एक मिनट जी शहरा साहिबा, जी बताइए। जी प्लीज कामरान, एक मिनट। शहला साहिबा, देखिए मेरी जाती गम है, मेरी जाती मुश्किल है, मेरी जाती अनाथ थी कि मैं अपने बिल्कुल जब मैं 20-21 साल की थी मुझे नवाज शरीफ साहब ने अरेस्ट करवाया और मेरे वालिदैन को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, मुझे उठानी पड़ी। ब्रेक का टाइम हो, जल्दी बता दें। मेरे और मेरी पार्टी के किसी अकाउंट से वो बातें नहीं होंगी मरियम के लिए जो ये लोग इन्होंने की। मैं ब्रेक लूंगा, जिसके ऊपर ब्रेक लूंगा। आवाम से बड़ी दिल से मुझे अपील है कि डॉलर्स को नीचे लाने के लिए अपने डॉलर्स को बेचें और रुपया रखें। हालांकि मैं बड़ा दिल पे पत्थर रख के ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बड़ा मुश्किल काम है ये, लेकिन करें इस मुल्क की खातिर। टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल। मुल्क के हालात जैसे भी हों, आपको होप लूज़ नहीं करनी चाहिए। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.